आने दो आने दो आने दो। जय हिंद यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज की बात करूं तो इस समय खड़े हैं रामपुर बुशहर बस स्टैंड पे। और यहाँ से कंटेंट की बात करें तो जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि इस बार हम जाएंगे किन्नौर वैली तक, तो वैसे ही होने वाला है। कुछ ही देर में हमारी बस भी बस स्टैंड पे आने वाली, जिसमें बैठ के हम रिकोंग पीओ तक ट्रैवल करके जाएंगे। अभी समय की बात करूँ तो 3:15 अभी समय हो रहा है और एस्टिमेट से 4 बजे हम यहाँ से डिपार्ट होंगे और 8 या 8:30 9 बजे तक हम रिकोंग पीओ पहुँच जाएंगे। सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ रामपुर बुशहर हमें 1000 मीटर के अप्रोक्सीमेशन हाइट पे देखने को मिल जाता है। और अभी आप जितना भी व्यू देख पा रहे हैं सामने, ये रामपुर बुशहर का आपको बस स्टैंड देखने को मिलेगा। और इसके निचली साइड ही सतलुज नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जितनी भी यहाँ की सिटी है वो यहाँ से राइट साइड आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती है। आप यहाँ से इजीली किसी भी तरफ जा सकते हैं। पीओ जाने के लिए आपको कम से कम 15-20 रूट देखने को मिल जाएंगे। शिमला जाने के लिए भी आपको 20 से 25 रूट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें प्राइवेट और सरकारी बसें सारी आ जाती हैं। और यहीं से एक स्पेसिफिक रूट आप बाया सेंज होते हुए मंडी और मनाली कुल्लू की तरफ ईजिली जा सकते हैं। बाकी अभी अपनी अगर मैं बस की बात करूं तो आज हम हिममणि में ट्रैवल करने वाले हैं, जो कि हमारे सामने ही लगी है। चंडीगढ़ रिकोंग पीओ इस बस का रूट रहने वाला है। और इतनी ही देर में हमीरपुर रिकोंग पीओ भी हमारे साथ साथ ही आ गई है। और अगर मैं हमीरपुर रिकोंग पीओ की बात करूं तो शिमला बस स्टैंड से ये बस लास्ट है जो कि रिकोंग पीओ के लिए जाती है। और इसके बाद कोई भी बस हमें पीओ जाने के लिए नहीं दिखेगी। यानी एक ये हमीरपुर रिकोंग पीओ होगी और इसी के साथ हमारी जो हिममणि होगी, ये लास्ट की बसेज ही हैं जो कि पीओ वैली के लिए हमें लेके जाती हैं। हमीरपुर रिकोंग पीओ की शिमला से चलने की बात करूं तो 10:50 या 10:55 के आसपास ये बस स्टैंड पहुंचती है ISPT टूटी गंडी के। और देन 5-10 मिनट की ब्रेक के बाद ये फिर पीओ के लिए लास्ट बस बन के चल पड़ती है। और जिस बस में भी हम ट्रैवल कर रहे हैं चंडीगढ़ पीओ में, ये चलती है शिमला से 10:20 पे। और हिममणि बस है तो यानी इसके किराए में आपको 5 से 10% की इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल फेयर की बात करूं तो शिमला से पीओ जाने के लिए 533 रुपये लगते हैं। और हिममणि की अगर मैं बात करूं तो 585 रुपये हमें शिमला से पीओ के देने पड़ते हैं। बाकी कंफर्ट आपको इन बस में थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है, इसके चलते आपको सफ़र का थोड़ा सा कम पता लगता है। बस स्टैंड से ऊपर आते ही हम चल पड़े हैं अपने हाईवे पे। जो नीचे से हाईवे आया वही इस समय हमें शिमला से रामपुर तक लेके आया था। और अभी हम यहाँ से लेफ्ट वाली तरफ जो कि पीओ और कल्पा के लिए रास्ता जाता है उस पर कंटिन्यू हो जाए। हिममणि बस में मेरी लाइफ का ये फर्स्ट ब्लॉग शूट हो रहा है। और बस के अगर इंटीरियर की बात करूं तो क्लासिक सा इंटीरियर इस बस में आपको देखने को मिलता है। बट बॉडी कंपैरिजन की बात करूं तो इनकी बॉडी दूसरी बस बॉडी से थोड़ी सी हाई लेवल की हमें देखने को मिलती है। रही बात कंफर्ट की, वो तो आपको हमेशा ही काफ़ी अच्छे लेवल का इसमें देखने को मिलेगा। बाकी करते हैं सफ़र को एंजॉय। और पीओ एस्टिमेट से 7:30 की 8 बजे हम पहुँचने का प्रयास रहेगा। जिस तरह से हम किन्नौर वैली में एंटर करते जा रहे हैं वैसे हमें अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं।
आप इस समय रास्ता भी देख लो, बिल्कुल प्लेन रास्ता है, यानी मन करता है यहाँ पे चलते चलो चलते चलो चलते चलो। बाकी इस समय अभी हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। थोड़ी देर बाद ही हम किन्नौर में एंटर कर जाएंगे और वहाँ से फिर तरंडा ढाक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही हम किन्नौर ज़िला में एंटर करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एंट्रेंस पे ही हमें तरंडा ढाक भी देखने को मिल जाएगा। और वहाँ से फिर जो अगला रास्ता होने वाला है वो काफ़ी मनमोहक सा और काफ़ी प्यारा सा रास्ता होने वाला है। NH5 पे इस समय हम ट्रैवल कर रहे हैं और इस जगह थोड़े से पैचेस हमें ख़राब देखने को मिलेंगे। एक ये वाला पैच है और 2-3 पैच हमें आगे ख़राब देखने को मिलेंगे। बाकी ज़्यादातर रोड हमें सारा डबल है और काफ़ी अच्छा रास्ता देखने को मिलेगा। सतलुज नदी के किनारे किनारे इस समय हम चल रहे हैं और अगर मैं बात करूँ सतलुज नदी की, तो ये नदी तिब्बत से स्टार्ट होती है और हिमाचल में शिप की जगह पे एंटर करती है। वहाँ पे एलिवेशंस हमें 6500 मीटर्स के अप्रोक्सीमेशन में मिलती है। इस नदी की हिमाचल में बात करूं 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है पूरे हिमाचल में घूमते हुए। तो जी इतनी ही बातों में हमारे सामने ही वही बस हमें मिल गई है पीओ डिपो की, हमीरपुर रिकांगपिओ, जो कि हमसे 5 मिनट एडवांस चली थी। ज्यूरी के आसपास इस बस को हम ओवरटेक कर लेंगे और इससे पहले पीओ बस स्टैंड के लिए चल पड़ेंगे। बाकी रास्ते आप देखें कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं और वही मेरी सेम वर्डिंग्स आ रही है, मनमोहक से रास्ते, दिल कर रहा है बस चलते ही जाएं, इसमें चलते ही जाएं। चार बज के 45 मिनट अभी समय हो रहा है और इस समय हम ज्यूरी बस स्टॉप पहुँच चुके हैं। ज्यूरी से मेन बात करूँ तो आपको दाईं तरफ सराहन जाने के लिए रोड देखने को मिल जाएगा और सराहन किलोमीटर्स की बात करूँ तो यहाँ से 11 से 12 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। माता भीमा काली जी का मंदिर जो कि सराहन की शान को हमेशा से ही बढ़ाता हुआ आया है। अगर आप इस साइड जा रहे हैं तो माता के दर्शन करके जरूर आएँ। और हमारे सामने ही रिकांगपिओ हमीरपुर का हम ओवरटेक कर रहे हैं और अभी इससे पहले ही हम सुपरफास्ट गाड़ी पे जाएंगे और पीओ भी इस बस से पहले ही हम पहुँच जाएंगे। कुछ ही किलोमीटर के बाद अब रिकांगपिओ भी स्टार्ट होने वाला है। तो बाकी आप इस वाले सेशन में बने रहें क्योंकि जैसे हम ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसको क्रॉस करेंगे और देन वहीं पर ही किन्नौर ज़िला में पधारने का हमें वेलकम बोर्ड देखने को मिल जाएगा। वेलकम टू जिला किन्नौर। किन्नौर ज़िला में आप सभी का स्वागत है और वही बोर्ड हमें देखने को मिल रहा है, यानी इस समय हम किन्नौर में एंटर कर चुके हैं और शिमला को हमने पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ से कि जितना भी रास्ता है वो सारा एक काफ़ी खतरनाक और काफ़ी प्यारा सा रास्ता होने वाला है और यही रास्ता फिर आगे तिब्बत के लिए भी चला जाता है। और रामपुर की बात करूँ तो रामपुर इसलिए फेमस था क्योंकि तिब्बत से व्यापार आता था यहाँ पे और लोग यहाँ से सामान खरीदते थे और वहाँ पे सामान इजीली से बेच दिया करते थे। यानी काफ़ी पुराने समय से ये जो रास्ता है ये काफ़ी एक अहम रोल भी निभाता हुआ आया है। तरंडा ढांग से एक स्टोरी मुझे याद आती कि राज बहादुर जी यहाँ पे एक इंजीनियर हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में। 1951 में उन्होंने लोक निर्माण विभाग में अपनी नौकरी स्टार्ट की थी और 1970 में उन्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला था और देन उन्हीं का सबसे अहम योग था इस ढांग को पूरा बनाने के लिए और हिमाचल की इस बेल्ट को चाइना के साथ जोड़ने के लिए। 1975 में उनकी डेथ हो गई थी। वो अपनी जीप से
सोनीपत के आसपास जा रहे थे और किसी ट्रक ने उन्हें एक्सीडेंट कर दिया था। राज बहादुर जी ने इस रोड का निर्माण तो किया ही किया, उन्होंने इसके साथ ही रामपुर सरहान रोड का भी निर्माण किया था और शिमला से रोडू जाने के लिए रास्ते में कई सारे इतने खतरनाक पुल थे, उनका निर्माण भी राज बहादुर जी ने किया था। यानी अगर बात करें इस बेल्ट में उनका नाम काफ़ी हद तक फेमस है, जो लोग जानते हैं उनके लिए ये नाम काफ़ी एक महत्ता रखता है। 1975 में एक बुक पब्लिश हुई थी और उस बुक में उन्हें कर्मयोगी के नाम से पुकारा गया था। तरंडा डांग की अगर बात करूं तो मूवी लाल सिंह चड्ढा की यहाँ पे शूटिंग भी हुई है और कई सारे सीरीज़ वगैरह की शूटिंग या कई सारे रील्स की शूटिंग, कई सारे ब्लॉग्स की शूटिंग हमें इस बेल्ट में देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ ही हम तरंडा माता के द्वार पे पहुंच चुके हैं। जितने भी श्रद्धालु, जितनी भी दुनिया आती है वो यहाँ पे हमेशा माथा टेक के जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर के पीछे काफ़ी सारी मान्यताएं मानी जाती हैं। उनमें से एक मान्यता मैं आपको बताता हूँ कि जब इस रास्ते का निर्माण किया जा रहा था तो ये जितने भी आप पहाड़ देख पा रहे हैं, इस पहाड़ पर जैसे कटिंग करते थे तो कोई ना कोई आदमी पहाड़ के नीचे आ गया, या तो उसकी मृत्यु हो जाती थी या तो उसे काफ़ी चोटें आ जाती थी। तब फिर यहाँ पे किसी ने सलाह दी थी, ये जो एरिया ये तरंडा नाम से फेमस है और जो यहाँ की माता है तरंडा माता, आप एक बार उनसे आशीर्वाद लें और उनसे इस रोड के बनने की बात करें। तो उस टाइम पे फिर इस माता के मंदिर को बनाया गया था और माता के मंदिर काफ़ी अच्छी तरह से पूजा वगैरह की गई और देन फिर इस रोड का निर्माण किया गया था। और जैसे माता को पूजा की गई उसके बाद से यहाँ पे कोई भी हादसा नहीं हुआ था, यानी इजी तरीके के साथ यहाँ पे रोड की कटिंग हो गई थी। बाकी अब देखो आप रोड की कटिंग किस तरह से, नीचे पहाड़ है, ऊपर पहाड़ है, बीच में सिर्फ सड़क और ट्रक जाने लायक रास्ता है, बाकी आप कुछ भी यहाँ पे नहीं कह सकते। इस समय हिमाचल प्रदेश सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं कि रोड पे जो बैरिकेडिंग है वो एक अच्छे लेवल की कर दी गई है। यानी अगर आप थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा में भी आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी यहाँ पे नीचे नहीं गिर सकती है, यानी आप इजीली से इस वाली बेल्ट को क्रॉस कर सकते हैं। पर कहने वाली बात है, एक समय में ये बेल्ट इतनी खतरनाक होती थी कि इस रास्ते को बनाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। टनल तो यहाँ पे बन ही नहीं सकती थी, सिर्फ कटिंग ही हो सकती थी, जो कि अभी आप सामने देख। रामपुर से पीओ की बात करें यानी रिकोंगपिओ की बात करें तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए 232 रुपये नॉर्मल बस में फेयर रहता है और हिममनी में हमने 250 के अप्रोक्सीमेशन में फेयर दिया है। बाकी अगर आप अपनी कार में इस एरिया को ट्रैवल कर रहे हैं तो 3 से 3.5 घंटे में आप इजीली इसे ख़त्म कर सकते हैं। बाकी अगर आप रुके वगैरह नहीं तो 3 घंटे में ख़त्म होगा। अगर आप रुकते रुकते सीनरी का मज़ा लेते जा रहे हैं तो वही आपको 4-5 घंटे जितनी बस में लगेगी, इतने ईजीली से लग जाए। भावनगर इस समय हम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से अगर मैं आगे बात करूँ तो हल्का हल्का अंधेरा भी होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इससे आगे अब मैं ब्लॉग का कंटेंट आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। बाकी जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं सारी आपको ब्लॉग के साथ साथ में देता चलूँगा। बाकी जैसा मैं आपको बता रहा था कि रास्ते में 3 से 4 पैचेज ऐसे होंगे जो हमें ख़राब देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से ही एक और पैच पे इस समय हम जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमें सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ नाथपा डैम भी देखने को मिल रहा है। इस सारी बेल्ट में हमें 2, 3, 4 ऐसे ही सेम डैम देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे से डैम हैं, पर जिस तरह से पानी को कंट्रोल करते हैं ये काफ़ी हद तक सलामी की बात है। और आगे भी करशम के पास हमें एक डैम का काम और देखने को भी मिल जाएगा।
तो जी हमारे पायलट साहब ने इस समय का रफ्तार पकड़ लिया है, क्योंकि रूट को भी ख़त्म करना है और समय अनुसार रिकोंगपियो के बस स्टैंड भी पहुंचना है। अभी ऐसा बता रहे हैं कि ये जो ब्लॉग है ये मैंने दिवाली के आसपास शूट किया था, और रिकोंगपियो की मार्केट में दिवाली का काफ़ी बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके चलते जो मेन रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है और बसेस को बाईपास से होते हुए बस स्टैंड के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पे कम से कम 8 से 10 कैंची बैंड हमें देखने को मिलेंगे। उसी करके पायलट साहब भी थोड़ा सा अच्छी सी रफ्तार में चल पड़े, जिसके अनुसार वो भी बस स्टैंड ईजिली एक समय से पहुँचे। हमारे साथ साथ जो कॉम्पिटिटर बस थी हमीरपुर रिकोंगपियो, उसका कोई भी इस समय अता पता नहीं है। भाई साहब पीछे मेरे हिसाब से मज़े से आ रहे हैं। बाय तो उन्होंने मुझे की थी, बाकी अगर मुलाकात रही तो उनसे पीओ बस स्टैंड मिलूँगा, नहीं तो अगली सुबह नए ब्लॉग में मुलाकात। टापरी में आप सबका स्वागत है, और टापरी में इस समय हम एंटर कर चुके हैं। व्यापार मंडल के द्वारा लगाए गए बोर्ड से ही हमारा वेलकम किया जा रहा है टापरी में। टापरी का बस स्टैंड भी छोटा सा ही है, रोड के राइट साइड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी बस 2 से 3 मिनट तक रुक सकती है, क्योंकि यहाँ से काउंटर का टाइम लगा के हम आगे के लिए चलेंगे। टापरी से आगे इस समय हम पहुँच चुके हैं सतलुज नदी के ऊपर बने हुए सबसे खतरनाक पुल के ऊपर। ये पुल दिखने में तो आपको नॉर्मल लगेगा, बट इस पुल के ऊपर कट लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। यानी इस पुल की वजह से ही इस बेल्ट में पीओ के लिए वोल्वो बसेस या 52 सीटर बसेस काफ़ी मुश्किल से पहुंच पाती हैं, और नहीं मात्र यहाँ पे पहुंच पाती हैं। आप मेरी हिम्मनी बस से एस्टिमेट लगा लो कि कितने इंचेस के हिसाब से बस को यहाँ से क्रॉस किया जा रहा है, और पुल पार करते ही बाकी का रोड तो नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर रामपुर से पीओ की बात करूं, सिर्फ यही एक तंग मोड़ है जो कि परेशान करता है काफ़ी बड़ी बसेस को यहाँ पे आने के लिए। इफ़ ये पुल अगर ठीक हो गया तो आने वाले टाइम में वोल्वो भी पीओ बस स्टैंड तक ईजिली से जा सकते हैं। तो जी यूट्यूब फैमिली, इस समय हम पहुंच चुके हैं एक काफ़ी मेन डाइवर्जन के ऊपर। करशम इस समय हम पहुंच चुके हैं, और यहीं से जो आप राइट में ये पुल देख पा रहे हैं, यही आपको सांगला वैली, रक्षम और चितकुल के लिए लेके चला जाएगा, और देन फिर वहां से आप इंडो तिब्बतीन बॉर्डर को इजीली से देख सकते हैं। इसी पुल के साथ ही आपको यहाँ का डैम भी, करशम डैम देखने को मिल जाएगा। मेरी प्रयास है कि जो इससे अगला ब्लॉग है वो हम सांगला वैली और चितकुल का शूट करें, तो बने रहना इस सीरीज़ पे, वो भी आपको दिखा के जाऊँ। यूट्यूब फैमिली, इस समय हम एंटर कर गए हैं पीओ में। जो नीचे से आपने रास्ता जाते हुए देखा वो आपको काजा और आगे की बेल्ट्स के लिए लेकर चला जाएगा, और जिस तरफ हम ऊपर को जा रहे हैं यही रास्ता अब हमें पीओ सिटी या पीओ शहर में लेके चला जाएगा। अब नीचे से लेके ऊपर तक हम काफ़ी एक अच्छी पीक लेवल की हाइट को चढ़ने जा रहे हैं, और इसी ही रास्ते की बात करूं तो इसी रास्ते से हमें आगे कल्पा जाने के लिए डाइवर्जन दिखेगी, जो कि मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊं। रिकोंगपियो की बात करूं तो 2300 मीटर हाई एलिवेशन पे आपको रिकोंगपियो देखने को मिलेगा, और फेमस लोकेशन या मंदिर की बात करूं तो किन्नौर कैलाश, जिसे किन्नर कैलाश के नाम से भी जानते हैं, जो कि 4800 मीटर हाइट पे है, वो भी आपको यहीं पे ही देखने को मिलेगा। यानी आप पीओ आते हैं तो आप पीओ से इजीली किन्नौर कैलाश के ट्रैक पे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि किन्नौर कैलाश पे 80 फुट ऊंची एक शिला है, जिसे ही भोले शंकर के नाम से पूजा जाता है। इस समय हम बात करें तो रिकोंगपियो के मेन बाज़ार में पहुंच चुके हैं। अगर किन्नौर ज़िला की बात करूं तो उसका मुख्यालय भी रिकोंगपियो ही है, यानी किन्नौर ज़िला की सबसे बड़ी मार्केट्स आपको पीओ में ही देखने को मिलेगी। बाकी जो मैं मेन रास्ते की बात कर रहा था वो इस बाज़ार से राइट में है, जो कि बंद कर दिया गया है, और अभी हम यहाँ से अल्टरनेट रूट, जिसे बाईपास कह सकते हैं, वहाँ से होते हुए बस स्टैंड के लिए जा रहे हैं।
मैं अगर अपने आज रुकने की बात करूं तो बस स्टैंड से पहले ही आज मेरा रेस्ट हाउस है, तो मैं सोच रहा हूं कि बस स्टैंड नहीं जाऊंगा और उससे पहले उतर के अपनी जर्नी को ख़त्म कर दूंगा। दिल तो नहीं करता इस जर्नी को भी छोड़ के जाऊं, क्योंकि हिममंडी में पहली बार बैठा था और काफ़ी रोमांचक, काफ़ी प्यार भरी ये मेरी यात्रा जा रही थी। बट क्या करें, अपना रेस्ट हाउस आ गया है और अलविदा तो कहना ही पड़ेगा, बाय बाय कहना पड़ेगा। ठीक है जी, चलते हैं, करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में जब हम जाएंगे चितकोल के लिए। देखते रहें सारे ब्लॉग। ये कैसा लगा होगा ब्लॉग कमेंट में आके जरूर बताना। करते हैं बाय बाय। देख लो जी हिममंडी के नज़ारे आप। चल पड़ते हैं अपने रेस्ट हाउस पे विश्राम करने।